नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। जैसा कि दोस्तों हम पहले अपना सेट प्रैक्टिस सेट 1 लेके आए थे, आज उसी क्रम में बिना टाइम वेस्ट किए हुए प्रैक्टिस सेट 2 की शुरुआत करते हैं और यह सेट आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं सेट की। देखिए पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 प्राप्त होता है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो देखिए, मान लिया बड़ी संख्या x है, मान लिया बड़ी संख्या क्या है x और छोटी संख्या y। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको कितना दे रखा है 9375, ठीक है। और फिर कहा गया है यदि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या x को छोटी संख्या y से डिवाइड करते हैं तो भागफल कितना प्राप्त होता है 15 प्राप्त होता है। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो x बराबर कितना मिलेगा मुझे 15y, और उस वैल्यू को मैं यहां पे जब x की जगह रखूंगा तो 15y इंटू y बराबर कितना हो जाएगा 9375। 15 से इसे कैंसिल करते हैं तो 15 छक्के 90, 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75। तो y इंटू वाई बराबर 625, मतलब y स्क्वायर बराबर 625 है। तो यहाँ से y बराबर स्क्वायर रूट 625, तो यहाँ से y की जो वैल्यू रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है 25 रहने वाली है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 इंटू 25 बराबर 375। तो पूछा क्या गया है दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 25 प्लस 375 बराबर 400। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर दूसरा 400 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निशाने 1 रुपए में 2 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और उतने ही संतरे 1 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदे। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 दर्जन संतरे किस भाव से बेचने चाहिए। तो देखिए, ऐसे सवालों में क्या करते हैं, एक तरफ लिख लीजिए वस्तु, इधर कीमत और यहां कीमत प्रति वस्तु, मतलब एक वस्तु की कीमत क्या रहने वाली है। तो उसने 1 रुपए में 2 के हिसाब से, तो 2 संतरे खरीदे हैं 1 रुपए में, तो यहां प्रति संतरे का जो मूल्य रहने वाला है वह कितना रहने वाला है 1/2। ऐसे ही उसने उतने ही संतरे 3 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे हैं, तो यहां जो कीमत रहने वाली है वो 1/3, ठीक है। तो अब बात आई है, क्योंकि उसने समान संतरे खरीदे हैं, दोनों ही रेटों में क्या खरीदे हैं समान संतरे खरीदे, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं दोनों संख्याओं का एलसीएम लेके हमेशा संख्या मानते हैं। तो दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आ जाएगा 2 और 3 का 6। तो 6 उसने संतरे पहले टाइप के खरीदे हैं और 6 ही संतरे दूसरे टाइप के खरीदे हैं। अगर पहले 6 संतरे 1/2 की कीमत पे खरीदती है तो यहाँ पे उसका जो प्राइस रहने वाला है तो 2 तिया 6 और 3 एकम 3 रुपए। यहाँ जो उसे 6 संतरे मिलेंगे वह कितने रुपए के मिलने वाले हैं 3 रुपए के मिलने वाले हैं। और यहाँ पे जो संतरे 6 ही उसने दूसरे टाइप के जो संतरे खरीदे हैं वो भी कितने खरीदे हैं 6 खरीदे हैं। तो यहाँ भी उसके 3 दूनी 6, ये जो कीमत रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है 2। तो टोटल उसने कितना रुपए खर्च किया 5 रुपए, कितना रुपए खर्च किया 5 रुपए खर्च किया। और टोटल उसने जो संतरे खरीदे हैं वो टोटल कितने संतरे खरीदे हैं 12, क्योंकि 6 पहले टाइप के खरीदे हैं और 6 ही दूसरे टाइप के। तो टोटल 12 संतरे उसे कितने रुपए के खरीदे हैं 5 रुपए के खरीदे हैं। अब उसने कहा है 20% का लाभ कमाने के लिए, तो इस पे 20% का लाभ, तो 5 का 20% होता है आपका 1 रुपए, कितना होता है 1 रुपए, तो कितने में बिकेगा 6 रुपए में। तो 1 दर्जन मतलब 12, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 12 ही है, तो 1 दर्जन यदि वह 6 रुपए की दर से बेचती है तो उसे 20% का लाभ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, किसी राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपए है, तो उसी राशि पर उसी दर से उसी अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए 5% की जो भिन्न बनती है वह कितनी बनती है 1/20। इसका मतलब यदि हमारा मूलधन कितना है 20 रुपए है, क्या है 20 रुपए है, तो यहां से जो 1 वर्ष में मिश्रधन होने वाला है वह 20 से कितना हो जाएगा 21, अगले साल फिर 20 से कितना हो जाएगा 21, तो कुल मिला के 400 रुपए का धन, 20 गुणा 20 400 रुपए का धन 2 वर्ष में
441 रुपये हो जाएगा। तो यहां से जो ब्याज बनती है वह कितनी बनेगी, 41 रुपये, और 41 के बराबर आपको कितना दे रखा है, 410 रुपये ब्याज बनते हैं। तो यहाँ एक रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा, 10 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से मूलधन कितना निकलेगा, तो जैसे ही आप इसमें 10 का गुणा करोगे तो 4000 रुपये मूलधन निकलने वाला है। कितना निकलेगा, 4000 रुपये मूलधन। और आपसे क्या पूछा है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, उतनी अवधि का साधारण ब्याज। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बात बताई थी कि हमेशा साधारण ब्याज जो बनता है वह रेट और टाइम के गुणनफल से बनता है। तो रेट कितनी दे रखी है, 5%, और टाइम कितना है, 2 वर्ष। तो यहाँ पे जो ब्याज साधारण ब्याज बनने वाला है वह कितने बनने वाला है, 10%। तो यहाँ से आप जब इसकी 10% वैल्यू निकालोगे तो इसका 10% निकालने के लिए किसी के पीछे अगर शून्य दिया हो तो एक शून्य दबा लीजिए तो 10% निकल आता है। तो 10% कितना हो जाएगा, 400 रुपये। तो यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट बनने वाला है, साधारण ब्याज बनने वाला है, वह कितना निकलेगा, 400 रुपये। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक किसान ने 61 किलोमीटर की यात्रा 9 घंटे में की। उसने कुछ यात्रा पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष यात्रा साइकिल पर 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से की। उसने कितनी दूरी की यात्रा पैदल तय की। तो जब भी आपको ऐसे टाइप का सवाल दिया जाए तो हम इसमें एलिगेशन भी यूज कर लेते हैं। तो मान लीजिए उसकी जो औसत चाल रही, उसे टोटल 61 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा, 9 घंटे। तो ये उसकी औसत चाल आ गई। अब इस औसत चाल में 2 चालें शामिल हैं। एक तो उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चला है और शेष दूरी साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है। तो औसत चाल हमने बीच में रख ली। पैदल वाली कितनी थी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये पैदल वाली। और यहाँ पे जो साइकिल से चला है वो चाल इसकी कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे जो इसके हर में 9 आ रहा है उसे खत्म करने के लिए सब में 9 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। इधर भी कर लिया 9 का और इधर भी कर लिया 9 का। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया। ये कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 और ये हो जाएगा 81। अब यहाँ एलिगेशन लगाते हैं तो 61 को 81 में से घटाओगे तो यहाँ बचने वाला है 20, और यहाँ 61 में से 36 को घटाओगे तो यहाँ रहने वाला है 25। कितना रहेगा, 25। तो ये जो अनुपात निकलेगा वो किसका निकलेगा, समय का। तो समय का अनुपात आ गया 4:5। तो इसमें जब आप समय को बांटोगे तो समय भी हमारा कितना है, 9 घंटे है। टोटल कितना उसे लगा है, 9 घंटे। कितना लगा है, 9 घंटे। तो 9 रेशियो के बराबर कितना है, 9 घंटे। तो यहां से इसका मतलब 4 घंटे वह पैदल चला है और 5 घंटे साइकिल से चला है। तो जब 4 घंटे यदि वह पैदल चलेगा और उसकी चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितनी दूरी तय करेगा पैदल द्वारा, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय 4, क्योंकि वह उसकी चाल भी 4 किलोमीटर प्रति घंटा रही है और उसके द्वारा जो समय लिया गया है वह भी कितना लिया है, 4 घंटे। तो 4 चौक 16 किलोमीटर। तो वह पैदल कितना चला, 16 किलोमीटर। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए त्रिज्या रेडियस, तो रेडियस जो होती है वृत्त की त्रिज्या वह किस बात पे क्षेत्रफल, वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की है तो 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/2। इसका मतलब है जो त्रिज्या है वह 2 से कितनी हो जाएगी, 3 होने वाली है। 2 से कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब बात कही गई है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल किस बात पर डिपेंड करता है, तो जो एरिया होता है वृत्त का वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो कांस्टेंट रहता है। तो सिंपल सी बात क्या है कि एरिया जो डिपेंड करेगा वो रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ से रेडियस ये है तो एरिया क्या हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर। तो 4 से क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो कितना बढ़ गया भाई, 5 बढ़ गया। तो 5 गुणा 100 बटे प्रारंभिक कितना था, 4, 4 से 25 बार कैंसिल हो गया और 25 पंजे 125। तो यहाँ पे जो वृद्धि होने वाली है वह कितनी होने वाली है, ऑप्शन ए फॉर आगरा। तो जो वृद्धि होने वाली है वह कितने, 125% की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला, 3 संख्याओं के वर्गों का योग कितना दे रखा है, 1862 और इन संख्याओं में अनुपात है 3:2:5। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करनी है। तो जब भी हमें अनुपात दिया हो
तो अनुपात हमेशा एक्चुअल संख्या तो होती नहीं। तो जब भी हम अनुपात हटाएंगे तो कोई ना कोई साथ में क्या लेके आओगे, कोई ना कोई वेरिएबल साथ में लेके आओगे। तो वेरिएबल साथ में जब लेके आओगे तो पहली संख्या मान ली 3x, दूसरी हो जाएगी 2x और तीसरी 5x। ठीक है, तो ये तीनों संख्या हो गई। अब क्या कहा गया, इन संख्याओं के वर्गों का योग, तो इनका वर्ग कर लेते हैं। तो जैसे ही वर्ग करोगे तो 9x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा 25x स्क्वायर। और इनके वर्गों का योग कितना दे रखा है, 1862। ठीक है, तो 25 25 और 9 34, 34 और 4 38, 38x स्क्वायर बराबर 1862 दे रखा है। ठीक है, तो 2 से 19 बार कटेगा और ये 2 से 9 होती है 6, 931 बार। 19x स्क्वायर बराबर 19 से काटोगे तो 19 चौके 76 और 19 171। तो यहाँ से जो x की वैल्यू रहने वाली है वो √49 मतलब 7 रहने वाली है। पूछा क्या गया है, तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्या जो होने वाली है वो कितनी होंगी, 3:2:5 दे रखा था। तो यहाँ से 3x 7 तिया 21, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। पूछा क्या गया है, अनुपात। तो संख्या किस अनुपात में है, 21:14:35। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, 4 लड़के ए बी सी तथा डी की औसत आयु 5 वर्ष है। 4 लड़के ए बी सी तथा डी की औसत आयु कितनी वर्ष है, 5 वर्ष है। ठीक है, आगे है ए बी डी और ई की औसत आयु कितनी है, 6 वर्ष है। कितनी है, ए बी डी तथा ई की औसत आयु कितनी है, 6 वर्ष है। यदि सी 8 वर्ष का, उनमें से सी क्या है, 8 वर्ष का है, तो ई की आयु कितनी होगी। चलिए, तो जब भी हमें नंबर ऑफ टर्म्स दिए हों और उनका औसत दे रखा हो तो दोनों का गुणा करने पर हमें उनका योग मिल जाता है। जैसे 4 लड़के ए बी सी डी की औसत आयु कितनी दे रखी है, 5, और इनकी संख्या कितनी है, 4। तो जैसे ही हम इनका औसत में गुणा करेंगे लड़कों की संख्या से तो हमें इनकी कुल आयु पता चल जाएगी। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनकी जो कुल आयु रहने वाली है वह कितनी रहने वाली है, 5 × 4 20 वर्ष। कितनी रहने वाली है, 20 वर्ष। ठीक है, आगे कहा गया है ए बी डी और ई, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, इन चारों की कुल आयु कितने होने वाली है, 6 × 4 6 चौक 24 वर्ष। ठीक है, तो क्या करेंगे, नीचे वाले इक्वेशन में से पहले वाले को घटाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, माइनस 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 और ये भी माइनस का। उल्टा घटा रहे हैं तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी और आपका डी से डी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, ई माइनस सी। ई माइनस सी बराबर कितना बचेगा, 24 में से 20 घट जाएंगे, 4 बचने वाला है। यहाँ सी कितना दे रखा है, 8 वर्ष। तो सी की वैल्यू कितनी रख दी, 8 बराबर 4। तो ई बराबर जब इसे इधर ले जाओगे पक्षांतर करके तो 4 + 8 बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ से ई की आयु कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, 20 संख्याओं का औसत 35 परिकलित किया गया है। बाद में यह देखा गया कि औसत का परिकलन करते समय एक संख्या 85 को गलती से 45 पढ़ा गया था। सही औसत ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए भाई, जो एक संख्या सही क्या थी, 85, जो कि सही राइट होनी चाहिए थी, उस जगह लिखा क्या गया, 45, जो कि क्या है, गलत है। तो भाई कितना कम लिखा गया है, 40। कितना कम लिखा गया है, 40। जब 40 अगर सही लिखा होता तो हमारा एवरेज और बढ़ता। तो अब इस 40 को हम कितनी संख्याओं पे बांट देंगे, क्योंकि संख्या हमारी कितनी है, 20। तो जब 20 संख्याओं पे बांटोगे तो कितना बढ़ने वाला है, हमारा एवरेज 2 बढ़ने वाला है। तो पहले हमारा एवरेज 20 संख्याओं का 35 था, तो वह एवरेज बढ़ के कितना हो जाएगा, 37। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत 48 डिग्री था। तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन अभी बताया था, उसमें 4 लड़के थे ए बी सी डी और यहाँ 4 डेज हैं। तो यहाँ अगर हम इनका कुल तापमान निकालते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इनका कुल तापमान होने वाला है 4 × 48 डिग्री। तो ये हो जाएगा 192 डिग्री। ठीक है, इन चारों दिनों का कुल जो तापमान है वह कितने रहने वाला है, 192 डिग्री रहने वाला है। उसके बाद कहा गया है मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्रवार का औसत तापमान कितना है, 52 डिग्री। तो ट्यूसडे,
वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इन 4 दिनों का तापमान कितना है 52 डिग्री। तो कुल तापमान जो रहने वाला है वह कितना हो जाएगा 108 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो वही सेम प्रोसीजर अपनाएंगे, ऊपर नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करेंगे तो माइनस 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 माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस। तो आप देखिएगा ट्यूसडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे से वेडनेसडे, थर्सडे से थर्सडे। ठीक है, तो यहाँ आपका फ्राइडे, फ्राइडे माइनस मंडे, फ्राइडे और मंडे के जो दिनों में अंतर था तापमान का वह कितना रहने वाला है 192 को 108 में से घटाते हो तो कितना रहने वाला है 16। अब यहाँ आपको किसका तो तापमान दे रखा है, सोमवार का तापमान कितना दे रखा है 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सोमवार की जगह रख दीजिए, मंडे को कितना था 42 डिग्री टेम्परेचर था, तो फ्राइडे को कितना होगा, तो इसे आप जब इधर ले जाओगे तो जुड़ के 58 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ जो तापमान रहा होगा वो कितना रहा होगा, सोमवार का तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो शुक्रवार का तापमान कितना रहेगा 58 डिग्री सेंटीग्रेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक कार्य को 1200 रुपये में 1200 रुपये की राशि पर पूरा करने को दिया गया। ए तथा बी को एक कार्य 1200 रुपये की राशि पर पूरा करने को दिया गया। ए अकेला उसे 15 दिनों में तथा बी उसे 12 दिनों में कर सकता है। साथ ही में सी की मदद से वे 6 दिनों में कार्य कर सकते हैं। तो सी का हिस्सा ज्ञात करना है, सी का हिस्सा ज्ञात करना है। तो कभी भी ऐसे सवालों में जो व्यक्ति जितना भाग काम करेगा उतना ही उसका पैसा हो जाएगा, उतना ही उसमें पैसे में उसकी भागीदारी होगी। तो भाई ए कितने दिनों में करता है 15 दिनों में, और तीनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया है, तो ए ने कितने भाग काम किया। अगर ए किसी काम को 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/6 भाग काम करेगा, और जब 1/6 काम करेगा तो 6 दिन में इसने कितना काम किया 6/15। इसका मतलब 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो 2/5 काम किसने किया है ए ने किया है। तो यहां से ए की हिस्सेदारी कितनी बनेगी 1200 रुपए में। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 240 दूनी कितने हो जाएंगे 480 रुपए। इसका मतलब 480 रुपए किसका हिस्सा हो जाएगा ए का हिस्सा हो जाएगा। अब बात करते हैं बी की। बी इस काम को 12 दिनों में कर सकता है, कितने दिनों में 12 दिनों में। तो 6 दिनों में उसने कितना काम किया होगा 6/12, मतलब 1/2 भाग उसने किया, और जब 1/2 भाग काम किया तो 1200 रुपए में 600 रुपए उसकी हिस्सेदारी हो गई। किसकी हो गई बी की। तो बी को कितने रुपए मिलेंगे 600 रुपए। तो जब आप इन दोनों को जोड़ते हो तो 1080 रुपए, कितना 1080 रुपए किसकी हिस्सेदारी हो गई ए और बी की। और टोटल जो धन मिला था वो कितना था 1200, कितना था 1200। तो अब इसमें सी का हिस्सा कितना बचा, तो 1200 माइनस 1080। तो यहां से जो धन रहने वाला है वह 120 रुपए किसको मिलेगा सी को। सी को प्राप्त धन जो मिलेगा वह कितना मिलेगा 120 रुपए। और 120 इसमें आंसर नहीं है तो 120 अलग से जोड़ दीजिएगा। 120 क्या है इसका सही आंसर है, टाइपिंग मिस्टेक है, 120 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो जो व्यक्ति जितना भाग काम करेगा उसका उतना ही पैसा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ए बी तथा सी ने मिलकर 1800 रुपये मूल्य के कार्य को पूरा किया। इसमें से ए ने 6 दिन, बी ने 4 दिन तथा सी ने 9 दिन कार्य किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 5:6 अनुपात 4 के अनुपात में है, के अनुपात में हो तो ए को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। यदि इनको दैनिक मजदूरी मतलब प्रतिदिन अगर ए को 5 रुपए मिलते हैं, बी को 6 रुपए मिलते हैं और सी को 4 रुपए मिलते हैं। ठीक है, तो भाई ए ने इस पे अगर 6 दिन काम किया है और मजदूरी कितनी है 5, तो उसे टोटल जो धन मिलने वाला है 5 6 के 30 रुपए। ए को जो मिलेगा वह धन कितना मिलेगा 30 रुपए। ठीक है, इसी प्रकार बी ने इस पर 4 दिन काम किया है और बी को कितने 6 रुपए सैलरी अगर मिलती है तो बी को कितना धन मिलेगा 6 चौके 24 रुपए मिलेंगे। और ऐसे ही अगर सी की बात करें, सी ने 9 दिन काम किया है तो 9 चौके 36 रुपए इन्हें मिलेंगे। तो तीनों की जो सैलरी का जो अनुपात बनेगा, इनके जो धन मिलेगा उसका अनुपात मिलने वाला है, तो वो 6 से 6 पंजे 30, 6 चौके 24, 6 छके 36।
इस अनुपात में इनको यह धन प्राप्त होगा। तो इस अनुपात में बांटते हैं, 5 और 4 9 6 15। 15 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1800 रुपये। तो 15 से कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 120 बार। पूछा गया है ए को कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो ए को कितनी 5 रेशियो मिल रही है, तो 120 पंजे 600 रुपये। ए को जो धनराशि प्राप्त होगी वह कितनी रुपए प्राप्त होगी, 600 रुपये। आंसर सी कैलकाटा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। तो भाई सॉरी 12 वर्ष में अगर राशि दुगनी हो रही है, इसका मतलब जो हमारा मूलधन होता है वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। अब वह अगर दोगुना हो रहा है, इसका मतलब 200% हो जाता है। धन हमारा 100% से कितना हो गया, 200% हो गया। तो जब 200% हो गया तो ब्याज कितनी बढ़ गई, 100%। अब 100% ब्याज बढ़ने में टाइम कितना लगा, 12 वर्ष। तो 12 से जब हम कैंसिल करते हैं तो आपकी रेट क्या बनेगी, 4 से 3 बार और ये 4 से 25 बार, तो 8.33%। यहाँ पे बेटा थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, 8.33% कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कितना सा सही है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। जो रेट रहने वाली है वह कितनी रहने वाली है, 8.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 53 रुपए की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए को बी से 7 रुपए ज्यादा मिले और बी को सी से 8 रुपए ज्यादा मिले, तदनुसार उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा। तो सवाल है ए, बी, सी में किसको, इसमें कहा गया है कि 53 रुपए में ए को बी से 7 रुपए ज्यादा मिलते हैं। किसको, ए को बी से 7 रुपए, इसको इससे 7 रुपए ज्यादा मिलते हैं और इसको बी को सी से 8 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो अगर हम मानते हैं कि सी को अगर x रुपए मिलते हैं तो भाई बी को कितना मिलेगा, x प्लस 8 रुपए मिलेंगे। और ए को कितना रुपए मिलेगा, ए को इससे भी 7 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो 7 इसमें जब जोड़ोगे तो इसको मिलेंगे x प्लस 15 रुपए। और तीनों को कुल मिला के कितनी धनराशि मिली है, तो तीनों को जोड़ देंगे 53 रुपए। कितना रुपए, 53 रुपए। तो ये उनको जोड़ोगे तो 3x प्लस 15 8 23 बराबर 53। 53 में से 23 इधर माइनस कर देंगे तो 3x बराबर कितना बचेगा, 30। तो यहाँ से x की जो वैल्यू होने वाली है वह कितनी होने वाली है, 10 होने वाली है। पूछा क्या गया है, तो उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा। तो आप उनका हिस्सा बना दीजिए। पहली जो ए को धनराशि मिलेगी 15 और 10 25 रुपये, बी को मिलने वाले वह कितना 10 और 8 18 रुपये और सी को 10 रुपये। तो 25:18:10। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुना अधिक थी। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मुझसे 3 गुना हो जाएगी। तो 8 वर्ष पहले मेरी आयु का मेरे नाना की आयु से अनुपात था। तो देखिए बात हो रही है, ये इनकी वर्तमान आयु हो गई, इससे 16 साल पहले की बात हो रही है और फिर 8 साल बाद की बात हो रही है। तो भाई 16 साल पहले मेरी जो आयु थी, मेरी आयु और नाना की आयु, तो मेरी आयु से जो नाना की आयु थी वो कितनी गुनी थी, 9 गुनी थी, ठीक है। तो 1:9 हो गया। और यहाँ पे 8 वर्ष बाद क्या होता है कि वह 3 गुनी हो जाएगी नाना की आयु, ठीक है। तो ऐसे कभी भी सवाल आते हैं तो हमेशा दो व्यक्तियों की आयु के बीच का अंतर सदैव समान रहता है। दो व्यक्तियों की बीच की आयु का अंतर सदैव समान रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी को अंतर को समान करते हैं। तो यहाँ कितने का है, 8 का अंतर है और यहाँ पे कितने का है, 2 का। तो अंतर बराबर करने के लिए यहाँ कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 का। तो यहाँ भी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 तिया 12। अब ये हमारे काम का नहीं रहा, ठीक है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे जो अनुपात हो गया वो कितना हो गया, 4:12, ठीक। तो यहाँ आप देख रहे हो यहाँ कितने अनुपात का अंतर आ गया। चाहे इधर से देख लीजिए 9 से 12 हो गया और चाहे इधर से देख लीजिए 1 से कितना हो गया, 4। कितने रेशियो का अंतर आ रहा है, 3 का। और इन 3 रेशियो के अंतर में कितना टाइम लग जाता है, ये 16 साल पहले की बात है और ये 8 साल बाद की। टोटल जो टाइम हुआ वो कितना हो गया, 24 साल। तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 8 साल। तो कुल मिला के एक रेशियो का अंतर आ जाता है 8 साल में। 8 साल में कितने रेशियो का अंतर आ जाता है,
एक रेशियो का। अब यहां आपसे पूछा है कि वर्तमान से 8 साल पहले की बात की गई है, किसकी? 8 साल पहले की। तो अगर हम यहां से यहां जाते हैं तो यहां तो पहले आप सीधा सीधा क्या करिए, इनकी वर्तमान आयु अगर हम निकाल लेते हैं तो वर्तमान आयु यहां पे जो होने वाली है, तो ये कितने साल की होगी? 8 साल। और ये कितने साल के होंगे नाना? 72 साल। 9 अट्ठे 72। पर ये तो उम्र आई वो 16 साल पहले की आई। उसने क्या पूछा है? मात्र 8 वर्ष पहले की। तो 8 वर्ष पहले की पूछी गई है, तो इनमें आप क्या करोगे? 8 साल जोड़ दोगे, क्योंकि ये तो 16 साल पहले की है। तो ये 8 साल बाद कितने की हो जाएगी? यहाँ पे 16 और ये 80। तो यहाँ जो अनुपात रहने वाला है वह कितना? 1:5। तो 8 साल पहले, 8 साल पहले जो मेरी आयु का मेरी नाना की आयु से जो अनुपात था वह कितना था? 1:5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला, 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों के जोड़ को इसी पूर्णांक से घटाया जाता है तो परिणामी संख्या निम्नलिखित विकल्पों में से किससे विभाज्य होगी? तो देखिए, 3 अंकों की संख्या जो होती है वह क्या होती है? एक्स बाई जेड। जब हम इसको विस्तारित रूप में लिखते हैं तो ये होता है, क्योंकि ये सैकड़े वाला अंक होता है तो इसलिए इसमें 100 का गुणा करते हैं, 100x प्लस 10y प्लस जेड के रूप में। ये हो गई हमारी संख्या। और संख्या में से अंकों का योग, तो अंकों का योग को आप घटाओगे तो अंक हमारे क्या हैं? एक्स वाई और जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड को अगर हम इसमें से घटाते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा? तो ये हो जाएगा 100x प्लस 10y प्लस जेड। ठीक है, माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड। तो जेड से जेड कैंसिल हो गया। ये x इसमें से घटाओगे तो 99x और y घटेगा तो प्लस के 9y बचेगा। तो 9 इसमें से कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? 11x प्लस के y। तो 9 एक इसका क्या आ गया? फैक्टर। इस संख्या को घटाने पे हमें क्या मिला? 9 इसका एक फैक्टर मिला। तो इसका मतलब यह संख्या हमेशा 9 से विभाजित होगी। ठीक है, तो 100 से कोई भी बड़ी संख्या लें और 1000 से छोटी, सभी 3 अंकों की संख्या होगी। यदि हम इनमें से इनके अंकों का योग घटाते हैं तो ये सर्वदा 9 से विभाजित होगी। ठीक है, तो आंसर जो हमारा है वह क्या होना चाहिए? 9। अदरवाइज हम दूसरे भी तरीके से चेक कर सकते हैं। कोई भी संख्या ले लीजिए, आपने जैसे 101 ही ले ली, तो 101 ले ली और इसके अंकों का योग कितना होगा? 2। जब इसमें से 2 माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 99। और 99 हमारा कितने से डिविजिबल होता है? 9 से। तो उस हिसाब से भी हमारा जो आंसर है वो क्या होगा? 9 ही होगा। ठीक है, तो इतना करने की भी जरूरत नहीं है अगर आप डायरेक्ट ऐसे कर पाते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में से एक घटाने पर भिन्न 1/3 हो जाती है। तो हम हमेशा भिन्न मान के चलते हैं x/y। अब उसने क्या कहा? प्रत्येक में से एक घटाने पर, तो इसमें से भी एक घटा लिया, इसमें से भी एक घटा लिया, तो भिन्न कितनी रह जाती है? 1/3। तो यहाँ से इसे सॉल्व करोगे तो 3x माइनस 3 बराबर y माइनस 1। इसको इधर लेके आइए, y इधर ले जाइए, तो 3x माइनस के y बराबर कितना हो जाएगा? +2। क्योंकि ये माइनस के 3 इधर आएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे और यहाँ माइनस का एक ऑलरेडी है, तो प्लस के 3 में से एक माइनस का घट जाएगा तो क्या बचेगा? प्लस के 2 बचेंगे। ठीक है, दूसरी बात कही गई, वही भिन्न उसके अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ने पर 1/2 हो जाती है। मतलब भिन्न में अगर अंश और हर में एक जोड़ा जाता है तो वह कितनी हो जाती है? 1/2 हो जाती है। तो इसे सॉल्व करोगे तो 2x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा? y प्लस 1। इसे भी इधर ही भेजिए तो 2x माइनस वाई, ये इधर जाएगा तो माइनस के 2 हो जाएंगे और प्लस का 1 है तो माइनस का 1 बचेगा। तो यहाँ से जो रहने वाला है ये हमारा 1 हो गया और ये 2 इसके नीचे लिख दीजिए, 2x माइनस वाई बराबर -1। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो माइनस प्लस और ये भी क्या हो जाएगा? प्लस। तो बाई से बाई कैंसिल हो गई। यहाँ से x बराबर 3x में से 2x माइनस करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3। और जब x बराबर 3 हो जाएगा तो उसे इसमें रख दीजिए, तो 3 त्रिका 9, 9 माइनस वाई बराबर 2। तो बाई को इधर ले जाइए तो बाई बराबर यहाँ क्या रह जाएगा? 9 माइनस के 2 बराबर 7। तो हमें जो भिन्न प्राप्त होगी वो कितनी प्राप्त होगी? 3/7। तो उसने क्या कहा है? तो इस भिन्न के अंश तथा हर का योग, अंश और हर का योग कितना हो जाएगा? 3 और 7 10। पहला ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का लासा कितना दिया है? 125 तथा मासा कितना है? 5। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यह तो सबसे आसान क्वेश्चन है इस सेट का। तो ये हमें पहले से पता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो एलसीएम कितना दे रखा है?
लासा 125 है और मासा कितना है 5 है। यदि पहला संख्या कितनी दे रखी है 25, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 25 से कितने बार 5 बार, 25 से कितने बार कट जाएगा 5 बार, तो सेकंड नंबर भी, तो यहां से सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 5 पंजे 25। ठीक है, दो संख्याओं का लासा कितना है 125 है तथा मासा कितना है 5 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ इस सवाल में मिसप्रिंट है, क्योंकि दोनों ही संख्याएं अगर 25 आ जाएंगी तो एलसीएम भी 25 होना चाहिए। इस सवाल में गड़बड़ी की गई है, तो इसे छोड़ दीजिएगा। एक्चुअल में इसमें सवाल में थोड़ा मिस हुआ है, कहीं पे संख्या क्या है गलत है। दो संख्याओं का लासा जो यहाँ पे है वो 225 था, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ देख लीजिए, लासा चाह वो 225 है और मासा कितना है 5 है। इस क्रम में अगर हम देखते हैं इस सवाल को, देखिए तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड। तो यहाँ से एलसीएम कितना था 225 और एचसीएफ कितना है 5। पहला नंबर कितना दे रखा है 25, तो दूसरा ज्ञात करना था सेकंड नंबर। ठीक है, तो 25 से कितने बार 25 निम्मा और 9 पंजे 45। तो यहाँ से जो सेकंड नंबर है वो 45। अब सही है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो वो टाइपिंग मिस्टेक थी 125। अगर वहाँ 25 होगा तो दोनों संख्याएं अगर 25 हो जाएंगी तो उनका एलसीएम भी क्या आएगा 25 आएगा। ठीक है, रेशियो तो वहाँ टाइपिंग मिस्टेक थी, तो इसे सही कर लीजिए। यहाँ पे क्या होगा 225 होगा, 125 नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, दो पात्रों ए तथा बी में 2:3 तथा 4:3 के अनुपात में मिश्रित अम्ल तथा जल होना चाहिए, या कुछ एक और अम्ल तथा जल है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा जल और आधा अम्ल हो जाए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे कि हमें दो पात्रों में ए तथा बी में हमें अम्ल और जल क्या दिया गया है, अम्ल तथा जल का अनुपात दे रखा है। तो हम किसी एक का भाग लेंगे, या तो अम्ल का लेंगे या जल का लेंगे। तो यहाँ पे अम्ल का भाग लेते हैं, पहले अम्ल है तो अम्ल कितना भाग होगा 2/5। टोटल कितना हो जाएगा 5, इसमें से अम्ल कितना है 2, तो 2/5 भाग क्या हो जाएगा अम्ल हो जाएगा। दूसरे में भी कितना हो जाएगा इसी प्रकार 4/7, टोटल क्वांटिटी नीचे आ जाएगी। अब जो हमें इसे अनुपात में मिलाना है वह किस अनुपात में मिलाना है, बराबर बराबर करने के लिए 1:1 में। जो हमें मिश्रण बनाना है वह ऐसा तैयार करना है कि जिसमें अम्ल और जल का अनुपात 1:1 हो, मतलब बराबर बराबर हो। तो यहाँ फाइनल हमें करना क्या है कि अम्ल कितना करना है 1 और टोटल कितना है 2। ठीक है, तो अब इसमें जो तीनों में जो साथ में हर आ रहे हैं 5, 7 और 2, इसको क्या कर लेंगे खत्म कर लेंगे। तो कैसे खत्म करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से खत्म करते हैं। तो इसका 5 दबा लीजिए और इनके दोनों हरों का गुणा करके इसमें कर दीजिए। तो 5 हमने जब दबा लिया तो यहाँ में दिख रहा है 2 और 7, तो 2 सत्ते 14 का गुणा हो जाएगा। तो 2 सत्ते 14 और 14 दूनी 28, नीचे कर लेते हैं अलग से, 28 हो जाएगा। यहाँ इसकी बात कर रहे हैं तो इसका हर दबा लीजिए और यहाँ कितने का गुणा होगा 2 पंजे 10, तो 10 चौके 40 होने वाला है। और यहाँ 2 को दबा लेंगे तो कितने का गुणा होगा 2 5 सत्ते 35 और 35 सेकंड 35। ठीक है, तो अब 35 को 40 में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा 5, और यहाँ 35 में से 28 को माइनस करोगे तो यहाँ बचने वाला है 7। तो इसका मतलब जो हमें पहले और दूसरे मिश्रण को किस अनुपात में मिलाना है 5:7 के अनुपात में। अगर हम 5:7 के अनुपात में मिलाते हैं तो हमें अम्ल और जल तीसरे मिश्रण जो मिलकर तैयार होगा उसमें अम्ल और जल का अनुपात 1:1 हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि हर बार हम इसमें अम्ल की मात्रा लें, दूसरे जल की भी ले सकते हैं। तो दूसरे अगर जल की लेते तो कितना हो जाता 3/5 भाग जल हो जाता, ऐसे इसमें 3 कितना हो जाता 7 हो जाता, और फाइनल 1/2 ही रहता। ठीक है, तो उससे भी आंसर यही आता, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु की निर्माण लागत 900 रुपए थी, एक व्यापारी उस पर 10% की छूट देकर 25% लाभ कमाना चाहता है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो ऐसा मैंने पिछले भी प्रैक्टिस सेट में इस क्वेश्चन पे कराया था कि जब भी आपको एमआरपी दिया हो या सीपी दिया हो और क्या डिस्काउंट
और लाभ दोनों की बात हो तो हमारे पास जो रिलेशन होता है वह क्या होता है, एमआरपी और सीपी में क्या रिलेशन होता है, यह होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और यहाँ पे जो होता है वह कितना होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो प्रॉफिट कितना चाह रहा है वह 25% का लाभ कमाना चाहता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, 25 ऐड हो जाएगा, और यहाँ 10% डिस्काउंट माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ पे जो रेशियो बनने वाला है 5 से काटोगे 25 बार और ये 5 से 18 बार, तो कुल मिला के उसने 18 वाली वस्तु पे कितना छाप रखा है 25 रुपये छापना है। तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है 18 रुपये की वस्तु और यहाँ उसे कितने की पड़ी है 900 की, तो 18 के बराबर 900, 18 रेशियो की वैल्यू 900, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, तो एमआरपी उस हिसाब से कितनी हो जाएगी 25 पंजे 125, तो उस पर उस वस्तु के एमआरपी कितनी डालनी पड़ेगी 1250 रुपये। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, पी तथा क्यू 27 किलोमीटर की दूरी पर हैं, दो रेलगाड़ियां क्रमशः, यहाँ होनी चाहिए क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पी तथा क्यू से चलती हैं और एक ही दिशा में यात्रा करती हैं। यदि वे क्यू से आगे बिंदु आर पर मिलती हैं तो क्यू आर की दूरी कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोई बिंदु है और वो एक दूसरे से कितने किलोमीटर दूर है 27 किलोमीटर दूर है। वे क्रमशः यहाँ से पी ट्रेन चल रही है और यहाँ से क्यू ट्रेन चल रही है। ठीक है, अब दोनों की चाल कितनी है 24 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये चल रही है 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और ये चल रही है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब ये दोनों आगे बढ़ती हैं और आर बिंदु पे जा करके दोनों क्या करती हैं मिलती हैं, तो बताना है क्यू आर के बीच की दूरी, ये दूरी कितनी है। ठीक है, तो जब भी दो व्यक्ति हों या दो ट्रेनें हैं, ठीक है, एक ही समय पर चलती हैं और वो एक दूसरे का पीछा करें, एक ही समय पर चलेंगी, ठीक है, तो एक ही समय पर चलेंगी और जब वो मिलेंगी तो क्या समान होगा, उनका समय समान होगा। क्या समान होगा उनका समय समान होगा। एक ही समय पर चल रही हैं और जब वो मिलेंगी तो उनका क्या समान होगा, समय समान होगा। हाँ, दूरी उनके द्वारा अलग अलग तय होगी क्योंकि चालें क्या हैं, अलग अलग हैं, पर उनका क्या होगा, समय समान होगा। जब भी दो ऑब्जेक्ट समान समय पर गति करें और वो मिलें तो वह उस कंडीशन में क्या होता है कि उनका समय समान रहता है। तो जब समय समान हो तो चालों का अनुपात कितना होगा, स्पीड का रेशियो, अगर स्पीड के रेशियो की बात करें तो 24:18, ये उनकी चालों का अनुपात है। तो 6 चौके 24 और 6 तिया 18, तो चालों का अनुपात बन गया 4:3, तो वही उनके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात होगा। तो दूरियों का अनुपात भी 4:3 रहने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब पहली वाली रेलगाड़ी 4 चलेगी तो ये कितना चलेगी, 3 चलेगी। ठीक है, तो ये कितना चली पूरी 4 और ये कितना चली 3, तो दोनों में कितने का अंतर है, एक रेशियो का। तो एक रेशियो में यहाँ कितने का अंतर आ रहा है 27 किलोमीटर का। तो एक रेशियो, क्योंकि ये ट्रेन इससे 27 किलोमीटर ज़्यादा चली है, पीछे वाली ट्रेन आगे वाली ट्रेन से, इस ट्रेन से क्यू से जो पी है वो कितना ज़्यादा चली 27 किलोमीटर। ठीक है, तो दूरियों में भी कितने का रेशियो का अंतर है, एक रेशियो का, तो एक रेशियो के बराबर 27 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ से 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 81 किलोमीटर। इसका मतलब जो दूसरी ट्रेन है वह कितना चल लेगी 81 किलोमीटर चल लेगी, तब जाके क्या होगी मिलेगी। तो Q से R की दूरी कितनी हो जाएगी 81 किलोमीटर, इसका सही आंसर है। ठीक है, तो आज आपकी क्लास में हमने 20 क्वेश्चन सुपर फास्ट तरीके से क्या कर लिए हैं, इनको जल्दी से हमने कवर अप कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, चलते हैं, जय हिंद जय भारत।